Now see, this is chapter 14, ecosystem. Now it is for 3 question in your NEET examination. अब आराम से हर लाइन को मैं मराठी हिंदी में बताऊंगा और इस तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे कि आपका क्लासरूम का टीचिंग होता है. आप बस उसकी ब्रीफ नोट्स जो हार्डली 2 पेजेस होगी वो किसी पन्ने पे लिख लीजिएगा और उसको 2-3 बार पढ़िएगा. बहुत इजी टॉपिक है. तो आधी मी समजून सांगतो. तो सुनो. इकोसिस्टम म्हणजे इट इज अ युनिट ऑफ नेचर वेअर organisms interact among themselves as well as they interact with their environment. म्हणजे कुदरत का, नेचर का ऐसा एक यूनिट जहाँ सारे जीव आपस में इंटरेक्ट होते हैं और हर कोई अपने वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है. क्योंकि अगर आप आपके बाहर देखें तो आपको 2 ही चीज़ें नज़र आएगी. एक तो आपको दिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट. सो व्हेन यू लुक अराउंड you will see 2 things. One is living organism, second is environment. ये दोनों चीज़ें जो है वो डायनामिक है, वो कॉम्प्लेक्स है, वो इंटरचेंजेबल है, वो कॉन्स्टंट नहीं होती. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये डायव्हर्सिटी असते, त्यांची पॉप्युलेशन कमी जास्त होत राहते, वातावरणही सारखं नसतं. तो ह्या 2 गोष्टी आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी दिसतात दुनियेमध्ये. आता एखादं युनिट तुम्ही घ्या. समजा एखादं फॉरेस्ट असेल किंवा एखादं पॉन्ड असेल. तो इट इज अ युनिट ऑफ अ नेचर वेअर दीज लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्व्स and everyone is interacting with their physical environment. This unit is called as ecosystem. तो आता इकोसिस्टम म्हणजे काय समजलं सर? युनिट ऑफ अ नेचर वेअर ऑर्गॅनिझम इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्फ अँड दे इंटरॅक्ट विथ देअर फिजिकल इन्व्हायरमेंट. तर आता बघा, ही जी इकोसिस्टम आहे तो त्याचे अनेक प्रकार आहेत. समजा आपण त्याचे 2 प्रकार केले. एक टेरेस्ट्रियल म्हणजे ऑन लँड आणि दुसरं ॲक्वाटिक म्हणजे इन वॉटर. सो इकोसिस्टम म्हणजे इट इज अ युनिट ऑफ अ नेचर वेअर ऑर्गॅनिझम इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्व्स अँड दे इंटरॅक्ट विथ देअर फिजिकल इन्व्हायरमेंट. मग ह्या ज्या इकोसिस्टम आहेत ह्या 2 प्रकारच्या आहेत, टेरेस्ट्रियल आणि ॲक्वाटिक. तो आप सोचो, फॉरेस्ट, ग्रासलँड, डेझर्ट, तो जंगल, गवताळ प्रदेश आणि वाळवंट ह्या कुठल्या इकोसिस्टम आहेत? सर जमिनीवरच्या. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. अब आप विचार करो, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, वेटलैंड, यूस्टेरी, मार्श. तो ये सारी जो इकोसिस्टम है, पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, वेटलैंड, यूस्टेरी, मार्श, या कुठं है? तो सर ये पानी में है. तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम. तो अब हमने 2 बातें सीखी. इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ अ नेचर वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट अमंग देमसेल्फ एंड दे इंटरैक्ट विद द फिजिकल इन्वायरमेंट. देर आर 2 main type of ecosystem, the terrestrial like forest, grassland, desert, and aquatic like pond, lake, river, sea, wetland, marsh, estuary, etc.
आत्ता अजून आपण थोडं पुढं जाऊ. ये जो इकोसिस्टम है उसका स्टडी क्यों आवश्यक है? तो सर अभी अभी आपने कहा कि हमारे बाहर हमें दो ही चीज़ें नज़र आती है, एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें नज़र आते हैं और दूसरा उनका अपना इन्वायरमेंट. और ये दोनों चीज़ें जो है वो डायनामिक है, चेंजेबल, दे इंट्रैक्टिव है, आपस में उनके इंट्रैक्शन चलती है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं और इनका स्टडी करता है इन्वायरमेंटल साइंस. So, the study of living organism and environment is done by environmental science. अब देखो, बोलो environmental science को कि ये हमारा जो planet है धरती, इस पे कई सारे प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो इन सब का हमें स्टडी करना है. तो सर the biosphere itself is a big global ecosystem, पर उसका स्टडी नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है. जैसे महाराष्ट्र का स्टडी नहीं हो सकता, हम महाराष्ट्र को डिवाइड करते हैं अलग अलग जिलों में और हम किसी भी जिले को डिवाइड करते हैं तालुका में, तालुका को डिवाइड करते हैं हम लोग गांव में. तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट हमको करने हैं और हर छोटे यूनिट को कहा है इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम इज अ यूनिट ऑफ अ नेचर वेयर ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट अमंग देमसेल्फ. तो सर ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट अमंग देमसेल्फ माने फॉर एग्जाम्पल हम लोग किसी फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे, तो वहाँ पे जो ग्रास होगा उसे खाने वाले इंसेक्ट होंगे, उसको खाने वाले हर्बीवोरस मैमल्स भी होंगे. अब इंसेक्ट को खाने वाले फ्रॉग, बर्ड्स होंगे, मैमल्स को खाने वाले कार्निवोर्स होंगे. सो बर्ड और फ्रॉग को भी खाने वाले कुछ होंगे जैसे कि स्नेक, पीकॉक. कार्निओर को भी खाने वाले कुछ बिग कार्निओर्स होंगे. तो देखो ना, प्लांट्स, एनिमल्स, इनके आपस में चल रही है इंटरैक्शन. तो दीज इंटरैक्शंस आर स्टडीड बाय इन्वायरमेंटल साइंस एज वेल एज द इंटरैक्शन ऑफ दिस ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड, स्नेक, पीकॉक या ग्रास, रैबिट, वॉल्फ, टाइगर. तो this interaction and everybody is interacting with the physical environment. So that is the study to be done by environmental science. पर environmental science ने कहा इतना स्टडी तो एट वंस मेरा नहीं हो सकता, तो हमने उसको छोटे छोटे फ्रैक्शंस बना के दिए और हर फ्रैक्शन को कहा गया है इकोसिस्टम. अब आप इकोसिस्टम के टाइप्स भी जानते हो सर. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट. aquatic ecosystem like pond ecosystem, lake ecosystem, sea ecosystem, river ecosystem, wetland, marsh, estuary, etc. अब सुनो, ecosystem can again be of two type: natural ecosystems and artificial or man-made ecosystem. सो जो नेचुरल इकोसिस्टम है दे आर मेंटेन्ड इन नेचर, मिनिमम इंटरफरन्स ऑफ मॅन. म्हणजे अशा इकोसिस्टम ज्या निसर्गात असतात तिथे आपला जो हस्तक्षेप आहे, इंटरफरन्स आहे, तो कमीत कमी आहे. तो फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कोई डेजर्ट इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, सी इकोसिस्टम, all these are natural ecosystem. अब artificial, these are the ecosystem which are managed by man, regulated by man, and there is a maximum interference of man. Say for example
cropland or aquarium. So cropland and aquarium is artificial ecosystem. For example, देखो एक खेत है जहां मक्के की फसल है, मेज क्रॉप्स। तो इस इकोसिस्टम में मेज के साथ साथ कई सारे ग्रास हो सकते जो वहाँ के प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो फोटोसिंथेसिस करते। मेज को खाने वाले कई सारे इंसेक्ट हो सकते, जैसे कि ग्रास ऑफर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है। उन इंसेक्ट को खाने वाले छोटे बर्ड्स वहाँ हो सकते, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। और ये बर्ड मेज भी खा सकता, उसके सीड। तो वो दो ट्रॉपिक लेवल पे आता है। बर्ड ईटिंग द ग्रेन इज प्राइमरी कंज्यूमर, द बर्ड ईटिंग द इंसेक्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। इस बर्ड को खाने वाले कोई लार्ज बर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हॉक, गीदड़। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब वहाँ का इन्वायरमेंट माने मिट्टी, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, ठंडी गर्मी, अंधेरा उजाला, वहाँ की बहती हवा, सूर्य प्रकाश। तो these organisms are interacting among themselves and their physical environment। तो ये भी तो एक इकोसिस्टम है, बट ये तो खेत हमने जोता है। और इसीलिए क्रॉपलैंड या एक्वारियम, एक्वारियम मतलब जहाँ पे फिशेस, क्रस्टेशियंस, मोलुस्क ये पानी में उगाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी कई सारे प्रकार के वीड्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो दैट आर द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो अब हमने सीखा व्हाट इज इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज नेचुरल, आर्टिफिशियल या टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। तो थोड़ा आगे जाते हैं। अब देखते हैं कि दुनिया की कोई भी हो इकोसिस्टम, फिर वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक, कोई भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स हैं। एक है ए बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। तो सर तुम्ही असं म्हटलं की कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये जा, मग ती फॉरेस्ट असो, ग्रासलँड असो, डेझर्ट असो, पॉन्ड, रिव्हर, लेक असो, नॅचरल असो, आर्टिफिशियल असो, कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये दोनच कंपोनंट्स आहेत, ए बायोटिक अँड बायोटिक। मग ए बायोटिक कंपोनंट कोणते? इन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जैसे वाटर, सॉइल, सनलाइट, organic substances, minerals, temperature, etc. सो पानी, माती, सूर्यप्रकाश, ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस म्हणजे सेंद्रिय पदार्थ, तिथले सॉल्ट्स म्हणजे मातीतले मिनरल्स, तिकडचं टेम्परेचर, तिकडची ह्युमिडिटी, तो याला आपण म्हणतो अबायोटिक कंपोनंट्स, म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग्स। कुठल्याही इन्व्हायरमेंटमध्ये जा, म्हणजे इकोसिस्टममध्ये त्यात असतीलच अबायोटिक कंपोनेंट्स। आता बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब वहाँ के लिविंग ऑर्गॅनिजम्स। सो तिकडचं इन्व्हायरमेंट म्हणजे अबायोटिक आणि तिकडचे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे बायोटिक। आता कोण असतात बायोटिक कंपोनेंट? जो खुद का फूड खुद बना सके, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर, पीपी। तो सर प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्रोड्यूसर कौन रहते इकोसिस्टम में? दे आर ऑलवेज ग्रीन प्लांट्स like algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. They are algae
So green plants, algae, photosynthetic bacteria, phytoplanktons, that is diatoms आणि dinoflagellate. So green plants, algae, photosynthetic bacteria, phytoplanktons are self-feeders. They are called PP, primary producer. और उनके भरोसे अब जो होंगे दे आर कंज्यूमर्स. सो प्रोड्यूसर्स हमने देखे, लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब है कंज्यूमर. तो कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉप्स विच डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर, म्हणजे प्लांट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो ये जो प्लांट है दिस इज प्रोड्यूसर. अब इस पे जो डायरेक्ट डिपेंड है उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर. सो रिमेंबर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बिवोर्स. फॉर एग्जाम्पल, तो सर काऊ, बफेलो, हॉर्स, डियर, एलिफंट, रॅबिट, रॅट, हे सगळे कोण आहे? प्राइमरी कंज्यूमर्स आहे, हर्बिवोर्स आहे. और जो प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड रहते दे आर सेकंडरी कंज्यूमर. तो सेकंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स. जैसे वॉल्फ या जैसे टाइगर, लॉयन, ये सब जो है तो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो दे आर कार्निवोर्स. और उन पे जो डिपेंड होंगे दे आर टर्शियरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर्स. तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे मे बी प्रोड्यूसर, दे मे बी कंज्यूमर. इन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर म्हणजे हर्बिवोर, सेकंडरी कंज्यूमर म्हणजे प्राइमरी कार्निवोर, टर्शियरी कंज्यूमर म्हणजे सेकंडरी कार्निवोर. आता हे जे सगळे कंज्यूमर्स आहेत, प्राइमरी या सेकंडरी या टर्शियरी, दे आर मॅक्रो कंज्यूमर्स. दे आर मैक्रो कंज्यूमर्स. बट वहां पे जो होंगे बैक्टीरिया, फंगाई एंड फ्लैजेलेट्स, दैट इज एक्टिनोमाइसिटस बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटस बैक्टीरिया, तो ये भी तो कंज्यूमर है, ये भी प्रोड्यूसर नहीं है. तो ये है माइक्रो कंज्यूमर. और माइक्रो कंज्यूमर्स आर डिकम्पोजर्स. माइक्रो कंज्यूमर्स आर डिकम्पोजर. तो आत्ता आपण काय शिकलो? तो सर पहले हमने सीखा व्हाट इज इकोसिस्टम, फिर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. और वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमने देखी, सो पहले हम लोग सीखे हैं इकोसिस्टम, a unit of nature where organisms interact among themselves as well as their physical environment is called as ecosystem. हमने उसके टाइप्स देखे. सो नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, हमने ये भी टाइप्स किए. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट इज लैंड, एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, दैट इज इन वाटर. फिर हमने सीखे कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोसिस्टम. सो कंपोनेंट्स कितने हैं? 2, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट. तो एबायोटिक इज सॉइल, dissolved organic substances, dissolved minerals,
the water or precipitation, then there is a sunlight, then a temperature, etc. And biotic are, there are producers, there are consumers, and there are decomposers. So producer, plants, photosynthetic organism, consumers, heterotroph, और ये हेट्रोट्रॉप हो सकते प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और डिकम्पोजर्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स. उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स. तो अब हमको इकोसिस्टम समझ में आ गई. अब देखो, कोई भी इकोसिस्टम हो, सो उदाहरण के लिए हम लोग किसी पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे. तो वैसे तो कोई भी इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, रिवर, सी, कोई भी, उदाहरण के लिए हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम लेते. तो फिर वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट कोण है? सर, वॉटर, त्याच्यातले डिसॉल्व्ड ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक सब्सटेंसेस, वहाँ पड़ने वाला लाइट, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, ये सब अबायोटिक है. तो बायोटिक वहाँ कौन है? तो सर, वहाँ के एक्वाटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, फिश ईटिंग बर्ड्स, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. तो कोई भी इकोसिस्टम हो, उसका स्टडी दो आस्पेक्ट में हो सकता. म्हणजे कोणत्याही इकोसिस्टमचा अभ्यास आपण दोन बाबतीत करू शकतो. एक तर स्ट्रक्चरल आस्पेक्ट आणि फंक्शनल आस्पेक्ट. म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर कसं? स्ट्रक्चर म्हणजे मग क्वांटिटी ऑफ मिनरल, ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस, प्रेसिपिटेशन, तिकडचं टेम्परेचर, तिकडची लाईट इंटेन्सिटी, स्पीसीजचं कंपोजिशन, स्पीसीजचा नंबर, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, हे स्ट्रक्चरल झालं. आणि फंक्शनल आस्पेक्ट 4 असतात इकोसिस्टमचे. पहिला कोणत्याही इकोसिस्टमचा फंक्शनल आस्पेक्ट असतो की तिथं होते प्रोडक्शन, म्हणजे फोटोसिंथेसिस, इनपुट ऑफ द एनर्जी, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी होते. नंतर प्रोडक्शन केलं की त्याला खाणारे तयारच आहे, म्हणजे कन्झम्पशन. आणि कन्झम्पशन म्हणजे एनर्जी फ्लो. सो PP टू PC टू SC टू TC, तिकडे असते डिकम्पोजिशन. सो प्रोडक्शन, कन्झम्पशन, डिकम्पोजिशन. तो प्रोडक्शन आपलं एक सेपरेट टायटल आहे, प्रोडक्टिव्हिटी, जिथं मी तुम्हाला ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी, नेट प्रोडक्टिव्हिटी सांगणार. कन्झम्पशन म्हणजे एनर्जी फ्लो. सो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द सन टू PP, PP टू PC, PC टू SC, SC टू TC. सो दिस इज एनर्जी फ्लो. डिकम्पोजिशन, तो जो भी PP, PC, SC, TC है, जब ये मर जाएंगे या उनका एक्सक्रेटा, वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड डेट्रिटस. त्या डेड ऑर्गॅनिक मॅटरला, म्हणजे झाडांचा पालापाचोळा, काळ्या कुड्या असतील, मेलेले प्राणी असतील, त्यांची विष्ठा असेल, तो ते सगळं जे आहे कुडा कचरा, दॅट इज डेट्रिटस, त्याच्यावर तुटून पडतात डेट्रिटिव्ह ओर आणि चालू होते डिकम्पोजिशन. मग त्याच्या 5 स्टेप्स सांगेल: फ्रॅगमेंटेशन, लिचिंग, कॅटॅबोलिझम, ह्युमिफिकेशन, मिनरलायझेशन. तो चौथा जो आस्पेक्ट आहे तिकडचा,
है इकोलॉजिकल न्यूट्रिएंट सायकलिंग. न्यूट्रिएंट सायकलिंग म्हणजे हाऊ डज द न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम नेचर टू लिव्हिंग बीइंग अँड अगेन रिटर्न टू द नेचर. 2 न्यूट्रिएंट सायकल आहे, कार्बन सायकल आणि फॉस्फरस सायकल. मग आत्ता लक्ष ठेवा, कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये कोणते फंक्शन्स चालतात? प्रोडक्शन, कन्झम्पशन, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट सायकलिंग. प्रोडक्शन म्हणजे फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्टिव्हिटी. कन्झम्पशन, एनर्जी फ्लो. डिकम्पोजिशन आणि न्यूट्रिएंट साइकिल. अब ये काफ़ी हो गई इंट्रोडक्शन. अब हम लोग पढ़ेंगे और हर लाइन को ट्रांसलेट करेंगे. मेरी विनती है कि ये इतने इजी टॉपिक्स है कि इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, उसमें टाइम चले जाएगा और उतना ही आपको समझ में आएगा जितना मैं पढ़ते वक्त आपको बता सकता. नाउ चेक. An ecosystem can be visualized as functional unit of nature where organisms interact among themselves and also with surrounding physical environment. म्हणजे इकोसिस्टम कॅन बी व्हिज्युअलाइज ॲज म्हणजे एखादी इकोसिस्टम जी असते ते काय असते, काय दिसतं, तो ते आहे फंक्शनल युनिट ऑफ नेचर, निसर्गाचा एक छोटा युनिट. वेअर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इंट्रॅक्ट अमंग देमसेल्फ म्हणजे गवत किडे खातील, किड्याला बेडूक खाईल, बेडूकला साप खाईल, सापाला पिकॉक खाईल, त्यांचं इंट्रॅक्शन आहे. अँड आल्सो एव्हरीवन इंट्रॅक्ट विथ देअर फिजिकल एन्व्हायरमेंट. इकोसिस्टम varies greatly in size from a small pond to a large forest or sea. मग हा जो युनिट ऑफ नेचर आहे इकोसिस्टम, ते सगळे सारखे आकाराचे नहीं है. कुछ इकोसिस्टम इतनी छोटी है जैसे आपके घर के सामने का छोटा पॉन्ड, कुछ इतनी बड़ी है जैसे कि कोई बहुत बड़ा जंगल अमेज़न या फिर कोई सागर महासागर. Many ecologists regard entire biosphere, जीव सृष्टि, as a global ecosystem. बहुत से इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारी धरती भी तो एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है, कॉल्ड ग्लोबल इकोसिस्टम, पर उसको स्टडी नहीं किया जा सकता. एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ. तो डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलँड इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, वेटलँड, मार्श, युस्टेरी, रिव्हर, सी या सगळ्यांचं टोटल म्हणजेच ग्लोबल इकोसिस्टम. सिन्स दिस इकोसिस्टम इज टू मच बिग अँड कॉम्प्लेक्स टू स्टडी ॲट वन टाइम, इट इज़ कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू 2 बेसिक कैटेगरी. तो ये इतनी बड़ी ग्लोबल इकोसिस्टम का स्टडी करना संभव नहीं होगा, तो बेहतर होगा आसान करने के लिए क्यों ना उसकी 2 कैटेगरी की जाए. नेमली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ज्या आत्ताच मी सांगितल्या जमिनीवरचे, मग फॉरेस्ट, ग्रासलँड, डेझर्ट, आणि ॲक्वाटिक. ॲक्वाटिक म्हणजे पॉन्ड, लेक, रिव्हर, सी, वेटलँड, युस्टेरी, मार्शेस ॲटसेट्रा. तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे परीक्षेसाठी. आता एक्झाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. फॉरेस्ट, ग्रासलँड, गवताळ प्रदेश, डेझर्ट, वाळवंट आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, यूस्टेरी. यूस्टेरी माने जहाँ मीठा पानी नदियों का, खारा पानी समुद्र का एकत्रित होता है. सो पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड यूस्टेरी आर सम एक्झाम्पल ऑफ ॲक्वाटिक इकोसिस्टम. मग झालं सर टेरेस्ट्रियल आणि ॲक्वाटिक झाले, त्याचे एक्झाम्पल लक्षात ठेवले.
आता नॅचरल आणि मॅनमेड. क्रॉप फील्ड अँड ॲक्वारियम may also be considered as man-made ecosystem, managed, regulated by man by inputting the energy. आणि वरच्या ह्या सगळ्या आहे नॅचरल इकोसिस्टम. तो ह्या ज्या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम असतात, म्हणजे वडील जर शेती करत असतील आणि त्यांनी कपाशी लावली असेल या कोई मकई की फसल उगाई है, तो वो क्रॉपलैंड भी एक इकोसिस्टम है. पर वहाँ का प्रॉब्लम होगा लेस जेनेटिक डाइवर्सिटी. माने हमें जो चाहिए उनको हम रहने देते, वहाँ जो नहीं चाहिए उनको तबाह कर देते. जैसे वीड को उखाड़ के फेंकते हैं, जैसे पेस्ट को हम लोग स्प्रेइंग करके मार डालते हैं. तो ये एक बार नीट क्वेश्चन था. वी विल फर्स्ट लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम in order to appreciate the input, that is productivity, transfer of energy, that is food chain, food web, nutrient cycling, and output, that is degradation or energy loss. तो वी विल फर्स्ट लुक ॲट द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम. आधी आपण इकोसिस्टमचं स्ट्रक्चर पाहू. इन ऑर्डर टू ॲप्रिसिएट, हे समजण्यासाठी की त्यात एनर्जी कुठून येते. तो सर प्रोडक्टिव्हिटी, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करतात. बाकीच्यांना कशी एनर्जी भेटते, तो सर थ्रू फूड चेन और फूड वेब और न्यूट्रिएंट सायकलिंग. आणि डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस, म्हणजे ती एनर्जी परत कशी होते, तो रेस्पिरेटरी लॉसेस असतील, डिकम्पोजिशन असेल. वी विल आल्सो लुक ॲट रिलेशनशिप, cycles, chains, waves that are created as a result of energy flow within the system and their interrelationship. तो आपल्याला हेही पाहायचं आहे की सायकल्स कसे असतात, चेन्स, वेव्स कशा असतात, त्या का क्रिएट होतात. फूड चेन, फूड वेब, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड रहता इसलिए. तो अब सेकंड पेज पे जाते हैं. सो इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर अँड फंक्शन. तो स्ट्रक्चर म्हणजे मतलब सर हर चीज़ की क्वांटिटी देखना, क्वालिटी देखना, कितनी स्पीसीज़ है, कौन सी स्पीसीज़ है, उनका नंबर क्या है, वहाँ न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या है, सॉइल न्यूट्रिएंट की, टेम्परेचर कितना है, ये सब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है. और फंक्शन मैंने 4 बताए: प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो and nutrient cycling. So in earlier chapter you look at various components of environment. तो जो मैंने आपको बता दिए, abiotic and biotic. So abiotic component is वहाँ की मिट्टी, उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वहाँ गिरने वाली बारिश, वहाँ का तापमान, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ का सनलाइट, वहाँ की ठंडी, वहाँ की गर्मी. बायोटिक माने वहाँ के लिविंग ऑर्गॅनिझम, प्रोड्युसर, कंझ्युमर, डिकम्पोजर. मग हे लक्षात ठेवावं लागतं, प्रोड्युसर कोण, कंझ्युमर कोण, डिकम्पोजर कोण. कंझ्युमर में भी प्राइमरी कंझ्युमर हर्बिओर, सेकेंडरी कंझ्युमर प्राइमरी कार्निओर, टर्शियरी कंझ्युमर सेकेंडरी कार्निओर. You have studied how individual biotic and abiotic factor affect each other and the surrounding. वो पिछले चैप्टर में था. Let's look at this component in more integrated manner and see how flow of energy take place within these components of ecosystem. तो बायोटिक फॅक्टर, अबायोटिक फॅक्टर एकमेकांना कसे अफेक्ट करतात, त्यांचा सराउंडिंगवर काय परिणाम होतो, ये तो सब पिछले चैप्टर में था. अभी हमें देखना है कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, मतलब पौधों से पीसी में, एसी में, टीसी में, डिकम्पोजर्स के पास कैसे जाती है.
interaction of biotic and abiotic component result in physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. सो इंटरैक्शन कोणाची बायोटिक म्हणजे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके साथ अबायोटिक माने इन्वायरमेंट के साथ इससे बनता है फिजिकल स्ट्रक्चर वो हर इकोसिस्टम के लिए अलग रहता. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स इट स्पीसीज कंपोजिशन. म्हणजे प्रत्येक स्पीसीजला आयडेंटिफाय करा, त्यांचं रेकॉर्डिंग करा ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम. हे दाखवते तिथलं स्पीसीज कंपोजिशन कि जैसे हमारे मेड़घाट में हिरन 10 प्रकार के हैं या फिर वहाँ के पंछी 50 प्रकार के हैं, लाइक दिस. अब हमें देखना है डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ इन्होंने शॉर्टकट मारा है, हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते. ऐका कोई भी इकोसिस्टम हो, उस इकोसिस्टम में अबायोटिक माने इन्वायरमेंटल फैक्टर, बायोटिक माने लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक जैसा नहीं होता. मतलब सर द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द स्पीसीज कंपोजिशन एक समान नहीं होता. जैसे महाराष्ट्र से आप चालू किए और कश्मीर तक गए तो एक जैसा इन्वायरमेंट भी नहीं, एक जैसा स्पीसीज कंपोजिशन भी नहीं. तो उसके 2 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन रहते. एक रहता जोनेशन और एक रहता स्ट्राटिफिकेशन. तो zonation is horizontal distribution and stratification is vertical distribution. I will explain. जैसे आप किसी औरंगाबाद शहर में गए और यहाँ से आपने एंटर किया, तो तुम्ही समजा एखाद्या औरंगाबाद शहरात गेले आणि इथून तुम्ही एंटर केलं. आता सुरुवातीला स्लम एरिया आहे, म्हणजे गरीब लोक राहतात. मग थोडं पुढे आपण गेलं की तुमच्या आमच्यासारखे मध्यमवर्गीय लोक राहतात, मिडल क्लास, म्हणजे शिक्षक, बँकेचे कर्मचारी, साधारण शेतकरी वर्ग, शेतकरी बांधव. फिर थोड़ा जब हम लोग आगे जाते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिशियंस ये रहते हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया वो हॉरिजॉन्टली किया, दैट इज कॉल्ड जोनेशन. तो सर यानी फ़र्क कसा पड़तो इकोसिस्टममध्ये? बघा, अब यहाँ बहुत कम बारिश है, यहाँ ठीक ठाक है, यहाँ और अच्छी बारिश है. तो जहाँ बहुत कम बारिश है तो वहाँ घास दिखेगा, जहाँ ठीक ठाक है वहाँ श्रब्स होंगे, और जहाँ उत्तम वर्षा होती है वहाँ टॉल ट्रीज दिखेंगे. तो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आणि वातावरण सर्वत्र सारखं नसतं. आपण पुढे पुढे जात राहिलो महाराष्ट्रातून काश्मीरपर्यंत, कुठे तर बर्फ पडते तर मग सूचीपर्णी वृक्ष आहे. तो ये जो चित्र है घास, श्रब्स, ट्रीज, कोनिफर, दिस इज फॉर जोनेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. अब स्ट्राटिफिकेशन क्या रहता? बस आप वहीं खड़े हो जाइए और देखिए छोटे छोटे घास, मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री. तो डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाई डिफरेंट हाइट बट इन अ सेम एरिया. अब एरिया को हमने नहीं छोड़ा, यहाँ हमने एरिया को छोड़ा था. तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशन. एक बार ये नीट क्वेश्चन था. तो सर जसं औरंगाबादमध्ये आधी झोपडपट्टी आहे, नंतर आपल्यासारखे मिडल क्लास लोक आहे, नंतर मग
उच्चभ्रू लोक आहेत. तर तसं कसं सांगाल तुम्ही इथं? आधी एक मजली घरं आहेत, मग दुमजली घरं आहेत आणि मग हायफाय अपार्टमेंट्स आहेत. सो दॅट इज व्हर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन कॉल्ड स्ट्रॅटिफिकेशन. So, vertical distribution of different species occupying different level माने height is called stratification. For example, the tree occupy top vertical strata. म्हणजे ही उंच उंच झाडं हा टॉप स्ट्रॅटा, नंतर हे श्रब्स आहेत, नंतर हे हर्ब्स आणि ग्रासेस आहे, लाईक धिस. सो vertical distribution of different species occupying different level is called stratification. For example, tree occupy the top vertical strata of the forest. Shrubs second one, हे झुडपं आहेत. हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्युपाई बॉटम, ये छोटे घास है. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एनी इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन as unit when you consider following aspect. तो कोणत्याही इकोसिस्टमचे जे कंपोनंट्स आहेत तो त्यांचं फंक्शनिंग एक युनिट म्हणून चालतं जेव्हा तुम्ही या आस्पेक्टचा विचार करता. तो पहिले प्रोडक्टिविटी म्हणजे फोटोसिंथेसिस. कोई भी इकोसिस्टम में एनर्जी आएगी कहाँ से? सोचो. अब ये कोई एक फॉरेस्ट है या पॉन्ड है, तो सभी के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत रहता सन. बट सन्स एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ओनली बाय ऑटोट्रॉप्स. सो दिस इज कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू फूड एनर्जी, ऑर्गॅनिक फूड और बायोमास. तो याला म्हणतात प्रोडक्शन. जसं आपल्या घरी वडील कष्ट करतात आपल्यासाठी, तर ते प्रोडक्शन झालं. आता मग वडिलांच्या भरवशावर, तो समजा आईसाहेब गृहिणी आहेत, म्हातारे आजी आजोबा आहेत आणि दादा आणि ताई आहे, जी कमाई नाही करत तर ते करतात कन्झम्पशन. सो दॅट इज एनर्जी फ्लो. नंतर या प्लांटचे रिमेन, ॲनिमल्सचे रिमेन, डेड प्लांट डेड ॲनिमल, याचं होते डिकम्पोजिशन. आणि जे न्यूट्रियंट्स घेतल्या गेले त्याचं परत होते सायकलिंग. तो देखो अब प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. और अब हमें इसको 1 बाय 1 सीखना है. तो पहले एक सुंदर उदाहरण दिया है, उसको देख लेते. टू अंडरस्टँड इथॉज ऑफ ॲन इकोसिस्टम, म्हणजे कुठल्याही इकोसिस्टमचा जर आपल्याला फंक्शनिंग पाहायचं असेल, इथॉज पाहायचे असतील, तो टेक अ एक्झाम्पल ऑफ स्मॉल पॉन्ड ॲज अ एक्झाम्पल. टू अंडरस्टँड द इथॉज ऑफ ॲक्वाटिक इकोसिस्टम, फिर वो सागर, महासागर, नदी या तालाब हो. लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड ॲज अ एक्झाम्पल, ज्याला आपण शितावून भाताची परीक्षा म्हणतो. दिस इज फेअरली अ सस्टेनेबल unit and rather simple example to explain even complex interaction that exist in the large ecosystem. तो कुठलंही एखादं पॉन्ड असेल, एखादं डबकं असेल, तर ती सुद्धा एक इकोसिस्टम आहे. उलट ती इकोसिस्टमचा अभ्यास मोठ्या मोठ्या इकोसिस्टमला लागू होईल.
मतलब अगर हम लोग पॉन्ड इकोसिस्टम का अध्ययन कर लेते, वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ का डिकम्पोजिशन, वहाँ का एनर्जी फ्लो, वहाँ के न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो वही सागर महासागर को लागू है. तर ती सेल्फ सस्टेनेबल आहे, म्हणजे तुम्हाला आम्हाला काही मागत नाही ती. अ पॉन्ड इज अ शॅलो वॉटर बॉडी, म्हणजे उथळ पाणी असतं, फूट 1.5 फूट, in which all the above mentioned 4 basic component of ecosystem are well shown. मग 4 फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कोणते? तिथलं प्रोडक्शन, तिथलं डिकम्पोजिशन, तिथलं एनर्जी फ्लो आणि तिथलं न्यूट्रिएंट सायकलिंग, हे ते 4 दिलेले आहेत. सो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो वही सबको लागू है. द अबायोटिक कंपोनंट. आता पॉन्ड इकोसिस्टममध्ये अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग कोण असेल? पहिले तर पाणी, त्याच्यात डिझॉल्व्ड इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस, तिकडची खाली बॉटमला असलेली माती, तिकडे पडणारा सनलाईट, सायकल्स ऑफ टेम्परेचर म्हणजे कधी गरमी कधी थंडी, डे लेंथ अंधार उजेड, अदर क्लायमॅटिक कंडिशन दॅट रेग्युलेट द फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड म्हणजे ह्युमिडिटी वगैरे. सो द अबायोटिक कंपोनंट इज वॉटर with all dissolved organic and inorganic substances, rich soil deposited at the bottom of the pond, solar input, cycles of temperature, day length, other climatic condition regulate the rate of function of entire ecosystem. The autotrophic component include, आता त्या पॉन्डमध्ये कोण आहे ऑटोट्रॉप? तो फायटोप्लॅन्क्टन्स म्हणजे डायटोम्स, डायनोफ्लॅजिलिएट्स, सम आल्गी आणि फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट्स. सो काही तरंगणारे, काही डुबलेले आणि काही काठावरचे, फाउंड ॲट एजेस. आता इकडचे कन्झ्युमर्स कोण आहे? कन्झ्युमर्स आर झू प्लँक्टन, जे फायटोप्लँक्टनला खातात, फ्री स्विमिंग अँड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, माने जो स्विमिंग फॉर्म्स है वो और जो बॉटम में रहते वो. डिकम्पोजर कोण असतात? फंगाय, बॅक्टेरिया आणि फ्लॅजिलेट. फ्लॅजिलेट्स म्हणजे कोण? ॲक्टिनोमायसिटस बॅक्टेरिया. ते कुठे असतात? ॲट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. म्हणजे पहा, इथं प्रोड्युसरही आहेत, फायटोप्लँक्टन, सम अल्गी, फ्लोटिंग प्लांट, सबमर्ज प्लांट, मार्जिनल प्लांट. हे कोण आहे? प्रोड्युसर. कन्झ्युमर झू प्लँक्टन, फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्वेलिंग. डिकम्पोजर फंगाय, बॅक्टेरिया, फ्लॅजिलेट. सगळं जसंच्या तसं कुठल्याही इकोसिस्टममध्ये. This system perform all the function of any other ecosystem and that of a biosphere as a whole. That is, conversion of inorganic to organic material with the help of solar energy of a sun by autotroph, म्हणजे productivity. Consumption of autotroph by heterotroph, म्हणजे energy flow. Decomposition and mineralization of dead matter released back for reuse by autotrophs, म्हणजे सडलेलं, कुजलेलं, त्याचं डिकम्पोजिशन झालं की मिनरल वापस रिलीज होतात. दिस इव्हेंट रिपीटेड ओव्हर अगेन अँड अगेन, बट देर इज अ युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल अँड इट्स डिसॅपिटेशन अँड लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट टू द एन्व्हायरमेंट. म्हणजे काय पहा, तो सन्स एनर्जी कम्स टू PP, PP टू PC, PC टू SC, SC टू TC, या फिर PP, PC, SC, TC से कूड़ा कचरा बनेगा, डेट्रिटस, और वहाँ से चालू होगा डिकम्पोजिशन. म्हणजे एनर्जी फक्त युनिडायरेक्शनली फ्लो होते. मतलब प्लांट ने जो सूरज से रोशनी ली है, एनर्जी ली है, सूरज वो वापस नहीं मांगता. कीटक ने जो प्लांट को खाया है, प्लांट कभी कीटक नहीं खाता. सो देर इज ऑलवेज युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द एनर्जी आणि प्रत्येक स्टेजला लॉसही होतो. म्हणजे प्लांट के पास जितनी एनर्जी है, समझो 70 ग्राम है,
तो पूरी 70 ग्राम इंसेक्ट के पास नहीं जाएगी, उससे कम जाएगी, समझो 30 ग्राम, तो 40 ग्राम का हुआ लॉस। इंसेक्ट से बेडक के पास 10% गई है, तो 20% का हुआ लॉस। सो दैट इज द डिसिपेशन अँड लॉस ऑफ हीट टू द इन्व्हायरमेंट. तो हे आपलं आता पहिलं लेक्चर झालं. आता काय शिकायचं आहे, तो सर आता पूर्ण चॅप्टरमध्ये ह्या गोष्टी आपल्याला शिकायच्या 4. प्रोडक्टिव्हिटी, त्याच्यामध्ये ग्रॉस प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी, सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी, नेट प्रोडक्टिव्हिटी. डिकम्पोजिशन, फ्रॅगमेंटेशन, लीचिंग, कॅटाबोलिझम, ह्युमिफिकेशन, मिनरलायझेशन. इनर्जी फ्लो, PP टू PC टू SC टू TC. न्यूट्रिएंट सायकलिंग म्हणजे काही गॅसियस सायकल लाईक कार्बन नायट्रोजन आणि काही सेडिमेंटरी सायकल लाईक सल्फर फॉस्फरस. आणि एकदम सोपं आहे, फक्त तुम्ही मेहनत करा. थँक्यू.